नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। तैयारी करते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स की हेडलाइंस के साथ। बाजार में कायम है तेजी की रफ्तार। निफ्टी करीब 100 पॉइंट ऊपर 25,100 के पास। बैंक निफ्टी भी 300 पॉइंट ऊपर। मिड कैप और स्मॉल कैप आज भी कर रहे हैं आउट परफॉर्म। बाजार में बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट का बोलबाला। दरों में कटौती से श्रीराम फाइनेंस, चोला, मुथूट फाइनेंस दौड़े। साथ ही बिजली वायदा की मंजूरी से एमसीएक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। उधर स्पॉटलाइट एमएनएम फाइनेंशियल्स करीब 4% उछला। साथ ही अशोक लेलैंड में मजबूती। सभी पर बुलिश नजरिए के साथ हुआ था सुबह एनालिसिस। सरकारी बैंक्स में शानदार मजबूती, करीब 2% चढ़ा इंडेक्स। 3 से 4% भागे यूनियन बैंक, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। साथ ही आईटी, ऑटो और कैपिटल गुड्स सेक्टर में भी रौनक। और कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में लगातार 8वें दिन चढ़कर नए शिखर पर पहुंचे। बीएसई करीब 3% चढ़कर लाइफ हाइस पर पहुंचा। सीडीएसएल, एंजल वन, कैम्स में भी रौनक। चलिए अब एक काम करते हैं, हमारे साथ हमारा पैनल तैयार है। हमारे साथ आशीष महतो रहेंगे ही, साथ ही मानस जायसवाल और सचिदानंद उत्तेकर पिछले शो से बने हुए हैं। अमित सेठ और सोमेल मेहता भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। उसके बाद हमारे साथ हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी जुड़ेंगे और टेक्नो फंडा अप्रोच के लिए जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के पीएमएस के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष चतुर्मोहता को भी शो में जोड़ेंगे। ये सब कुछ ही देर में। लेकिन अब एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं। निफ्टी अभी भी करीब सेंचुरी के साथ ट्रेड करता हुआ, जी हाँ 100 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी करीब 400 पॉइंट ऊपर 57,000 के करीब। मिड कैप में शानदार रौनक। और एक बार जरा अब आप लेकर आइए वो स्ट्रॉन्गर एनबीएफसीज की पूरी लिस्ट। बजाज फाइनेंस को लेकर आइए, फ्राइडे के टॉप गेनर्स में शामिल था। आज भी देखिए किस तरीके के मूव्स, डे हाई पर ट्रेड करता हुआ, ये करीब 2% ऊपर। मैं अब फ्रेश ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स पिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सिस बैंक, यहाँ पर शानदार मोमेंटम। कोटक महिंद्रा बैंक डे हाई पर आया। टाटा पावर डे हाई पर। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पर आप फ्रेश डे हाई देखेंगे। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ मोमेंटम काफ़ी शानदार हैं। एक बार लेकर आइए आरबीएल बैंक, जो उस दिन गवर्नर साहब ने कहा था कि अब स्ट्रेस कम हो रहा है सिस्टम में, उस दिन ये भागा। और आई थिंक ये दो स्टॉक्स हमने उस दिन डिस्कस किए थे आशीष, आरबीएल बैंक और बंधन बैंक पॉलिसी के बाद। दोनों में अब देखिए आप 4 से 5% की रैली। क्लियरली मार्केट को लग रहा है अगर स्ट्रेस कम हो रहा है। आईआईएफएल फाइनेंस एक और स्टॉक जहां पर अच्छा मोमेंटम है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स, एक बूफे लगा हुआ है मार्केट में इस समय। सच बताऊं ना आपको, निफ्टी ठीक है थोड़ा कम। निफ्टी में भी ऐसा नहीं है कि अगर आप कैरी करें तो पैसा बन रहा है, लेकिन स्टॉक्स में तो नेक्स्ट लेवल की तेज़ी है इस समय। कोई भी ढंग का स्टॉक अगर आपने पिक किया हो, एमएनएम फाइनेंस देखिए, अब आप एनएचपीसी, सब में इरिडा, शानदार मोमेंटम मार्केट में। गजब के मूव्स हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तगड़ा। और इंटरेस्टिंगली जितने स्टॉक पिछले शो में मार्केट ओपनिंग से पहले सारे चर्चा हुई, वैसे ही सारे रिएक्शंस हैं। तेजी के कॉल थे, हेडलाइन में मैंने मेंशन भी करा था। सारे के सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स वैसे ही देखने को मिले। मार्केट्स में अपन पोजिशनली बुलिश हैं, बढ़िया 100 पॉइंट निफ्टी मजबूत और बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल्स, इनका दबदबा आज भी कायम। लाइए अब 10 के दमदार ट्रेड्स लिए जाए। पहले अच्छा, मानस, सचिन, सेठ साहब और सोमिल सब आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। मानस, 10 के दमदार ट्रेड्स कौन से? तो देखिए, पहले तो बैंक ऑफ इंडिया पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो कंसल्टेशन के बाद एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो बैंक ऑफ इंडिया में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉसेस 126 रुपए के नीचे लगा के खरीदारी करिए और 136 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है बैंक ऑफ इंडिया में। तो दूसरा स्टॉक है वो इरिडा का है। इरिडा में अगर आप पैटर्न देखें तो यहाँ पर भी एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। 181 के प्राइस है। 176 के स्टॉप लॉस से इरिडा में खरीदारी करेंगे और 190 रुपए के टारगेट सेट। ओके, मीनवाइल आईईएक्स अब एफएनओ का टॉप गेनर। आई थिंक सुबह आज हम बात कर रहे थे कि ये इसमें काफ़ी शानदार आपको मोमेंटम आज देखने को मिलेगा और अब 6% ऊपर। अमित सेठ जुड़े हैं इस पैनल में फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर। अमित जी गुड मॉर्निंग। अमित जी बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड? जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी इस समय की पहली ट्रेड रहेगी जिंदल स्टेनलेस। जिंदल स्टेनलेस का अगर स्ट्रक्चर देखिए वीकली डेली चार्ट्स में, तो यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। स्टॉक एक बेस बना के बाहर आ रहा है, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा 700 रुपीज का रहेगा
और टारगेट्स हमारे रहेंगे 740 के जिंदल स्टेनलेस में। दूसरा स्टॉक जो मुझे काफी पसंद आ रहा है, जो कि हमने अभी डिस्कस भी किया, दैट इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, और अगर ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखें तो कंटिन्यूअसली कॉल अनवाइंडिंग और पुट बिल्डअप यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत प्राइस एक्शन एंड ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट कर रहा है इस मूव को, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 1205, 1205 का, और हमारे टारगेट्स रहेंगे 1250 के। लीजिए भाई, जेएसपीएल और एक्सिस बैंक मेटल्स तो खैर आज सचिन ने सुबह मेंशन करा था कि पसंद आ रहे हैं। सचिन, 10 के दमदार ट्रेड्स आपकी तरफ से कौन से, इस समय क्या स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं, क्या ट्रेड लें? आशीष जी, आईटी स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी नजर आ रही है। इनफैक्ट पहले वाले शो में हमने ओएफएसएस और नौकरी को कवर किया था। यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट मुझे लग रहा है एम्फोसिस में नजर आ रहा है। जिस तरीके से ओवरऑल डेटा है, अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने अभी अभी चैलेंज किया है। 2600 के कॉल राइटर्स पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा दबाव होगा थ्रू आउट द वीक, जिसके वजह से मुझे लग रहा है एक अच्छी मोमेंटम रैली नजर आ सकती है। तो यहाँ पर एम्फोसिस में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 2574 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 2710 का, बट मुझे लग रहा है ये रैली काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। मल्टीपल रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश हो रही है। सो 2800 के फाइनल टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है 2574 के स्टॉप लॉस के साथ। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे रहा है वो है कैनरा बैंक का। यहाँ पर काफी अच्छा कंसोलिडेशन पिछले हफ्ते में नजर आया था। एक बुलिश फ्लैग कंटिन्यूएशन पैटर्न डेली चार्ट पे एग्जिबिट हुआ है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 128 के आसपास प्लेस्ड है। तो थोड़ी सी अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो 118 तक खरीदारी करने की सलाह होगी। 116.50 पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। अगर ये लेवल मिस हो जाता है या ब्रेक हो जाता है तो ही मुझे लग रहा है इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव होगा। एल्स मुझे लग रहा है ये जो तेजी है वो बरकरार रहेगी। 128 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की अभी भी सलाह होगी कैनरा बैंक की फ्यूचर्स में 116.50 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, अब चलते हैं सोमिल के पास। सोमिल जी, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा पहला ट्रेड होगा केईआई पर। केईआई में एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है, ब्रेकआउट ऑलरेडी मिल चुका है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है। 200 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है 2 दिन पहले, 2 ट्रेडिंग सेशन पहले। स्टॉप लॉस होगा 3650 और टारगेट होगा 4100। दूसरा स्टॉक होगा इंडस टावर। इंडस टावर में एक क्लासिकल ट्रायंगल पैटर्न बना है, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिल चुका है। स्टॉप लॉस 383 है और टारगेट होगा 420। इंडस टावर वाकई बढ़िया मूव निकल गया, 1% मजबूत। सोमिल को आ रहा है पसंद। तो मानस बैंक ऑफ इंडिया और इरीडा पे बाय साइड का आइडिया था, तो सेठ साहब का जेएसपीएल और एक्सिस बैंक पे, सचिन एम्फोसिस और कैनरा बैंक पे फोकस कर रहे थे, तो सोमिल केईआई इंडस्ट्रीज और इंडस टावर। दिक्कत वाली खबरों के बीच में दमखम दिखा रहा है ये काउंटर। बढ़िया ब्रेकआउट है 420 के टारगेट्स के लिए। ये हो गया आज के सारे प्रिफर्ड आइडियाज पैनल के सौजन्य से। बिग वॉइस की तरफ चला जाएगा, चला जाए। एक हमारे साथ हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी हैं, उनसे बात करेंगे। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। और काफ़ी खुश होंगे आप, बड़ी रैली आ रही है बैंकों में, आपका सबसे प्रेफर्ड पॉकेट बैंक से रहा है। एचडीएफसी बैंक में भी एक शानदार मोमेंटम पिछले कुछ दिनों में, कोटक में अच्छे मूव्स। कैसे देखा आपने आरबीआई की पॉलिसी को, और अब क्या व्यू है मार्केट पर? जी, पहले तो धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। तो अनुज जी, एक्चुअली ये तो बहुत ही बढ़िया था मूव आरबीआई का। आई थिंक किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा वो छोड़ेंगे। सीआरआर 1% काट, फिर आपके इंटरेस्ट रेट 0.5% काट। मतलब ये आरबीआई के बिल्कुल ही विरुद्ध था। I mean, उनको इतना एग्रेसिव उनका मूव कभी सोचा नहीं था, तो वो पॉजिटिवली लिया पूरे मार्केट ने। बहरहाल एक चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इतना बड़ा जो कट आया वो थोड़ा डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है इन टर्म्स ऑफ निम्स। तो पीएसयू में तो इम्पैक्ट होगा ही होगा पक्का, क्योंकि उनके तो काफी दोनों साइड ऑफ द लेग्स आर लॉन्ग टर्म। पर हमें ऐसे लग रहा है कि जो सीआरआर कट है वो एक तरह से इतना बड़ा जो कट है वो एक तरह से थोड़ा बेनिफिट भी देगा, इसलिए प्राइवेट सेक्टर निम्स इतने इम्पैक्ट नहीं होंगे।
जितना हमने पहले सोचा था। प्रॉब्ली ये क्वार्टर और अगला क्वार्टर थोड़ा थोड़ा प्रेशर रहेगा निम के ऊपर, नेट इंटरेस्ट मार्जिन के ऊपर, तो बियॉन्ड दैट हमें लगता नहीं है कि कुछ ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। पर एक चीज जो पॉजिटिव है, जब भी ऐसी लिक्विडिटी इन्फ्यूजन आते हैं, मैटर ऑफ टाइम है। मतलब आरबीआई ने भी यही रियलाइज किया और इसलिए उनको लगा कि हमें एक झटका सा देना पड़ेगा टू गेट द कंजम्पशन गोइंग, और वो उन्होंने इसलिए अपना स्टैंड भी अकोमोडेटिव से न्यूट्रल चेंज किया। मतलब इंडिकेशन दे दिया कि इससे ज्यादा मैं शायद ना कर पाऊं, लेकिन कंजम्पशन हैज टू पिकअप, और लिक्विडिटी जब भी आती है सिस्टम में मैटर ऑफ टाइम होता है बिफोर कंजम्पशन पिक्स अप। तो हमें तो ये एनबीएफसी एक्चुअली ज्यादा बेटर लग रहा है यहाँ से, क्योंकि ये तो मेजरली बेनिफिट उनको ही होता है, सीधा रीप्राइसिंग हो जाता है उनका लोन बुक का और एसेट बुक का दोनों साइड से। सो इसलिए काफी अच्छा है बीएफएसआई के लिए तो। बिल्कुल ठीक है। मतलब सरप्राइज पैकेज था आरबीआई की तरफ से, बैंक्स के लिए मिला जुला रुझान है। नियर टर्म पेन हो सकता है, लेकिन क्योंकि सीआरआर कट भी तगड़ा आया है तो झेल लेंगे। पर एनबीएफसी स्वीटर स्पॉट पे जाएंगे। पहले तो ईरानी सर को दिखाओ। डिंजो सर, मुझे पहले लगा कि शेड आ रहा है कुछ, किसी चीज का रिफ्लेक्शन। ये चश्मे में ऐसे ही है क्या इनबिल्ट? जी, ये पहले अनुज जी भी बड़े कंफ्यूज हो गए थे। आप पूछ चुके हो क्या? मैं पूछ चुका हूँ। मैंने तो देखा ही नहीं, और मैं जब अपफ्रंट आया तो मैंने बड़ी स्क्रीन पे देखा पहले कि ये मामला क्या है। सही लग रहा है। अच्छा, फिर ठीक है, बैंक्स वर्सेस एनबीएफसीज, या एनबीएफसीज के लिए पॉजिटिव। लेकिन डिंचो सर, हमेशा वो एक डिबेट चल रहता है एनबीएफसीज के वैल्यूएशंस को लेकर, वो कंफर्ट दे रहा है क्या आपको? जी देखिए, एक्चुअली वैल्यूएशंस प्रॉब्लम क्या होता है एनबीएफसीज का, कि उनको मनी रेजिंग अगर जो इनके लिए ईज आउट हो जाए, और जो यही जो आपने देखा इन्फ्यूजन जो इतना बड़ा दे रहे हैं आरबीआई लिक्विडिटी का, वो ईज आउट तो पक्का है इनके लिए। तो इसलिए एक तरह से प्रेशर ऑफ हो रहा है एनबीएफसी के लिए, जैसे स्टीम होती है ना, जो प्रेशर कुकर में प्रेशर निकलता है, तो वो ऑफ हो गया है इनके लिए। तो इसलिए हमें लग रहा है कि आपको बड़ा सिलेक्टिवली लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली जो बड़े बड़े एनबीएफसी हैं वहां पे थोड़ी बुक स्ट्रेस्ड है, लेकिन फिर भी एक तरह से ग्रोथ रेट आर एश्योर्ड। और मैं यही बोल रहा था कि आपको क्वार्टर और टू प्रॉब्ली आपको ये इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि नॉर्मली जब लिक्विडिटी आती है सिस्टम में एक आध क्वार्टर के लिए थिंग्स आर ऑल इवन कील, बाद में जब पिकअप होता है वो काफी शार्प होता है। इसलिए हमें आगे के ग्रोथ रेट देख के हमें लगता नहीं है कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम है। बहरहाल आपको बड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा यहाँ पे। ऑल दोज एनबीएफसी जहां पे आपने देखा है प्रीवियसली प्रेशर एनपीए पे आए हैं, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वगैरह पे, तो इसलिए उनसे आपको थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। और ऑब्वियसली जो कैटेगरी ए वाले हैं वही आपको देखने पड़ेंगे, और राइजिंग टाइड राइजेस ऑल बोट्स, वो सोच के मत कीजिएगा यहाँ पे। नहीं, वो बात समझ में आ गई। खैर चलिए, ये तो हो गई पॉलिसी से रिलेटेड प्लेज। रिंशो जी, एक स्पेस जिसने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया पिछले कुछ महीनों में, वो है कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई थीम्स। शुरुआत बीएससी ने की, लेकिन आप देखिए सीडीएसएल, एमसीएक्स, और चाहे वो एसेट मैनेजर्स हों, ब्रोकर्स हों, सब में मैसिव प्ले है। क्या ये मार्केट थोड़ा वो एनएसई के आईपीओ से पहले थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहा है, या फिर ये जो वापस बुल मार्केट आई है उसका एक फैक्टर है? आपका क्या नजरिया रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं क्या? जी हैं, बिल्कुल है, लेकिन हमारे ज्यादातर जो हैं, जो जिसने आपने जब भी नाम लिया, वो एक में से उसमें से कोई नहीं है, क्योंकि हमें वो स्पेस बहुत एक्सपेंसिव लग रही है। जो डायरेक्ट कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्पेस है, जो आरटीएस हो गए या तो डिपॉजिटरीज हो गई वगैरह, और एक्चुअली एनएसडीएल का भी इशू आने वाला है। एनएससी की बात हो रही है और एनएसडीएल दोनों की बातें हो रही है, तो इसलिए लग रहा है कि वहां पे ही वो स्पेस काफी गर्म हो गया उसके चलते। लेकिन हमें जो स्पेस यहाँ पे पसंद है वो एसेट मैनेजर्स की स्पेस बहुत पसंद है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स की स्पेस पसंद है। तो इसलिए हमने वो जो है, पहले हमारे पास थे ये सारे स्टॉक्स, लेकिन आस्ते आस्ते करके हमने काफी हद तक निकाल दिए, क्योंकि हमें वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच लगे। और फ्रैंकली आप एक्सचेंजेस की अगर जो बात करें, जो लिस्टेड है अभी, वो अगर जो ग्रोथ भी दिखा दे, कितना ग्रोथ दिखा सकता है, और 80p 90p जस्टिफाई होता ही नहीं है वहां पे। तो इसलिए अगेन कॉशियसली प्ले करना पड़ेगा वहां पे आपको। अच्छा, मैं जरा सा मैक्रो पे, आपने आरबीआई की बातचीत करी, बड़ा अच्छा ग्रोथ को बूस्टर पुश मिला, पर ईरानी सर हुआ क्या, ये आधा साल निकल गया है, आदत हो गई थी अच्छे रिटर्न्स की। इस बार तो बड़े सबड्यूड सा, पहली छमाही कह लीजिए वो 4, 4.5, 5% एट मैक्स, इवन फ्राइडे की तेजी जोड़ लूँ तो इस तरह के रिटर्न्स आए।
अब जब इस तरह का बूस्टर आ रहा है, इस तरह से रुझान ग्रोथ की तरफ टिल्ट करता हुआ, किस तरह के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करूं इस कैलेंडर ईयर के सेकेंड हाफ में? क्या मार्केट्स वीजा वी फर्स्ट हाफ बेहतर कर सकते हैं? इस बात का कॉन्फिडेंस एटलीस्ट? आशीष जी, एक्चुअली मैं बताऊंगा नहीं कि किस रुख पे जा रहा है बाजार, लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए कि सारी अच्छी खबरें आ गई हैं बाजार में, जो आनी थी। वॉर का प्रॉब्लम हो गया सॉर्ट आउट, टैरिफ टू एन एक्सटेंड अभी थ्रैश आउट हो रहा है, लेकिन हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। 9 जुलाई तक सब पता चल जाएगा। और जो सबसे बड़ी खबर थी हमारी इंटरेस्ट रेट कट की, वो तो मुझे लग रहा है कि अभी ये पूरे साल में शायद अभी आरबीआई एक रेट कट ना ले, ना ही ज्यादा लिक्विडिटी इन्फ्यूज करेगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी हद तक उन्होंने कर दिया है। और उनको नहीं करना भी चाहिए, क्योंकि उनके पास उनको एक कंजर्वेटिव लुक लेना चाहिए कि कल को कोई ग्लोबल इशू हुआ तो उनके पास थोड़ा स्पेस होना चाहिए टू एग्रेसिवली कट लेटर। तो इसलिए मुझे लगता है वो थोड़े थम से जाएंगे, रुक के जाएंगे और वैसे करेंगे। और उसके बावजूद आपने देखा कि बाजार चलता है फिर थम जाता है। एक्चुअली हमारा कॉल भी यही था मार्केट में कि ये साल, और एक्चुअली वो पूरा कॉल बेस्ड ऑन आवर अर्निंग्स ग्रोथ सॉरी अर्निंग्स ग्रोथ। आप देखिए इस साल, ये पूरे साल का जो मार्च का आप अर्निंग्स ग्रोथ देखिए तो ज्यादातर बहुत ही अनएक्साइटिंग रहा है। लो सिंगल डिजिट्स की अर्निंग्स ग्रोथ है, जो शायद फ्यूचर में, पास में हमने कभी देखी नहीं है। और जून की कमेंट्री आप सुने, जो भी मैनेजमेंट ने कॉल वगैरह किए हैं, तो उसमें ऐसे लगा कि अप्रैल में फिर से एक वॉश आउट आ रहा है। हाँ। और इसलिए हमें लग रहा है कि प्रॉब्ली जून में थोड़ा पिकअप शायद आपको दिखे, लेकिन एक्चुअली अगला कपल ऑफ क्वार्टर्स हमें फ्लैटिश ही लग रहा है मार्केट। करेक्शन नहीं लग रहा, ये आपको मैं बता दूं। हमें ऐसा नहीं लगता कि प्राइस करेक्शन होगा, टाइम करेक्शन बहरहाल बिल्कुल हो सकता है। दो चीजें, इसका मतलब है भाव के लिहाज से बहुत ज्यादा करेक्शन निफ्टी में नहीं आना हो सकता है। टाइम वाइज कंसोलिडेट ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं तो अच्छी खबर। दूसरा, एक तो इसको क्लैरिफाई करिएगा, दूसरा आपने क्योंकि नतीजों की बात छेड़ दी, तो एटलीस्ट जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था वो तो डिलीवर कर दिया। हालांकि वो क्या है, पासिंग मार्क्स मिले, अपने को डिस्टिंक्शन चाहिए, वो डिस्टिंक्शन वाकई नहीं आया है। तो फिर आप लोग कब तक बेट कर रहे हो कि वो इंडिया इंक की रिपोर्ट का डिस्टिंक्शन की तरफ जाएगी वापस? इसीलिए आशीष जी, मैंने जो शुरू किया वो ये इसी से किया कि जो आरबीआई ने किया है लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, जो एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं वो लिक्विडिटी, वो अल्टीमेटली आपको याद होगा बेन बर्नैन की जो चेयरमैन हुआ करते थे फेड के, वो हमेशा उनको हेलीकॉप्टर बेन बुलाया करते थे, क्योंकि उनका यही कहना था कि मेरी इकोनॉमी अगर स्लो डाउन होगी तो मैं तो पैसा बरसा दूंगा हेलीकॉप्टर से और वहां से पिकअप आ जाएगा। तो वो लिक्विडिटी का कभी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। टाइमिंग बहरहाल आप नहीं समझ सकते, क्योंकि 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर शायद खिंच जाए। इसलिए हमें लग रहा है कि जैसे मैंने बोला, टाइम करेक्शन बेसिस यही है। और जो प्योर फंडामेंटल होता और लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट होता हमारे पास, तो प्रॉब्ली यहाँ पे इशू हो सकता था आगे चल के, वी कुड हैव सीन अ प्राइस करेक्शन आल्सो। पर क्योंकि इतना लिक्विडिटी सिस्टम में, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर पिकअप इन डिमांड हैपेंस। ऋषभ जी, एक सेक्टर जो आप लगातार अवॉइड करते आए थे वो था आईटी। अब अमेरिका में जिस तरीके के समीकरण बैठ रहे हैं, स्टॉक्स में अब लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है। अब रीलुक बनता है यहाँ पर या नहीं? नहीं, बिल्कुल जी अनुज जी, बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि हमें तो यही लग रहा है कि आईटी एक थोड़ा रिलीफ रैली से आपने देखा जो देखा यहाँ पे, लेकिन आगे चल के डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स मुझे नहीं लगता पिकअप होगा। दूसरा, एआई एक बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन खड़ा कर रहा है आईटी के जो एग्जिस्टिंग मॉडल में है, कि और हमारा एग्जिस्टिंग मॉडल यही था कि लोग कितने हैं, उन्होंने कितने घंटे निकाले उस पे जॉब पे, और तीसरा रेट क्या है। अभी आप सोचिए, लोग और जो घंटे हैं वो तो कम ही होने वाले हैं एआई के चलते। रेट आप कितना बढ़ा सकते हैं तो कंपेंसेट दैट। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो पूरा एक मॉडल एक क्वेश्चन में आ गया है और सवाल उठ रहा है वहां पे, इसलिए अवॉइड कीजिए तो बेटर रहेगा। ठीक है। अच्छा, जाते जाते ईरानी सर, वो मेरे ख्याल से हीलियस इंडिया राइजिंग फंड आपका फ्लैगशिप, उसमें 2 थीम्स पे आप बेट करते हो कि रीजनेबल रिटर्न्स मिल जाए, उस पर हाई कॉन्फिडेंस हो, या फिर रीजनेबल कॉन्फिडेंस हो हाई रिटर्न्स पे। ये दूसरा वाला रीजनेबल कॉन्फिडेंस हाई रिटर्न्स पे ये मौके मिल रहे हैं क्या इस बाजार में? जी बिल्कुल मिल रहे हैं। इनफैक्ट काफी अच्छे मौके मिल रहे हैं। और जैसे मैंने बोला कि टाइम करेक्शन जब होता है
तो सर्टन सेक्टर्स होते हैं जो अच्छा करते हैं और सर्टन सेक्टर्स खराब करते हैं, इसलिए आपको एवरेज में एक टाइम करेक्शन मिल जाता है। तो हमारा तो हम अपने कमी आप नहीं को, हमारा 30 साल का तजुर्बा रहा है इसमें, तो होपफुली हम यही प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन से स्टॉक स्पेसिफिक कॉल लेने हैं, क्या तो करना है। मतलब आइडियाज की कमी नहीं है, ऐसा कह रहे हो आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। परफेक्ट। पिंचो सर, हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करके, आपका मुस्कुराता चेहरा सबकी सुबह भी खिला देता है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। धन्यवाद। दो स्टॉक्स जो एक्शन में है, पहले तो आईईएक्स सौमिल आज तो गजब मूव कर रहा है। ये अंडर परफॉर्मर है वैसे, 6.5% का उछाल, अब तो गजब के अपटिक्स हैं, वायदा का टॉप गेनर। ले लूं क्या? इस समय मीडियम टर्म टारगेट्स डेफिनेटली बहुत हायर है, और अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा रुक के लेना चाहिए। मीडियम टर्म पोजिशनल ट्रेड्स हैं तो डेफिनेटली यहाँ से आप बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 200-205 के बीच में एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जो स्विंग लो है दैट विल बी अराउंड 102, तो 102 का एक स्टॉप लॉस रख के ऊपर में आई विल बी एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट अ टारगेट ऑफ 230 एंड अबव। मैं समझता हूँ कि जो ऑल टाइम हाईज है, सॉरी जो प्रीवियस स्विंग हाई है विच इज अराउंड 243, ये डेफिनेटली पार हो सकता है। तो दिस विल बी माय मीडियम टर्म पोजिशनल टारगेट फॉर आईईएक्स। मोमेंटम इंडिकेटर्स बाय फ्रेश बाय में आए हैं और 20 डेली मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है। सेठ साहब, क्विकली आपके इलाके का वो बंधन बैंक 5-5.5% मजबूत है सेठ साहब। जी आशीष जी, फाइनली बंधन बैंक में हम काफी स्ट्रेंथ देख रहे हैं। हाँ। आज का सत्र में अगर देखें तो ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट जस्ट अबाउट 200 डे मूविंग एवरेज है। 178 का एक स्ट्रॉन्ग वीकली रेजिस्टेंस था, उसको भी स्टॉक ने क्रॉस कर लिया, और पिछले 2 दिन के वॉल्यूम्स देखे काफी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट आज के वॉल्यूम्स तो लास्ट सेशन के वॉल्यूम्स के बराबर ऑलमोस्ट आ गया है। तो ये सब देखते हुए काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट लग रहा है। मुझे लगता है यहाँ 190 से 195 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। किसी की पोजीशन है तो 179 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगा के रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब हमारे नेक्स्ट मेहमान जुड़े हैं, जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के पीएमएस मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष चतुर्मोता। आशीष जी गुड मॉर्निंग। क्या आरबीआई ने तो एक ऐसा लग रहा है कि एक फ्रेश बुल मार्केट की शुरुआत कर दी यहाँ पर उस पॉलिसी के बाद, और बैंक्स और एनबीएफसी तो रुक ही नहीं रहे हैं। आपका क्या व्यू रहेगा इन सेक्टर्स पर? गुड मॉर्निंग अनुज। तो जैसे अनुज, हमने पिछले कई महीनों से हम ये बात कर रहे हैं कि बैंकिंग फाइनेंशियल हमारी टॉप ओवरवेट पोजीशन है, और इसके बारे में हमने कई बार कहा कि एक तो सबसे पहले वैल्यूएशन कंफर्ट काफ़ी अच्छी थी। आप देखेंगे प्राइवेट बैंक्स जो है वो लार्ज प्राइवेट बैंक्स जो है 2.2 टाइम प्राइस टू बुक पे फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन कंफर्ट थी, क्योंकि औसतन हमने देखा है 3.5 से 4 टाइम प्राइस टू बुक पे ये बैंक्स ट्रेड हुआ करते थे। दूसरी बात, जिस तरह से आरबीआई का एक कंटिन्यूस फोकस है, अभी देखिए जैसे 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ, और पिछले अगर से 3-4 महीने का पूरा डेटा देखें तो ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ। और सरप्राइजिंगली सीआरआर के अंदर में जिस तरह से एक कट इन्होंने किया, ये बहुत ही सरप्राइजिंग मूव था। और डेफिनेटली अकोमोडेटिव से जो पॉलिसी का स्टैंड है वो न्यूट्रल जरूर आया है, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये जो रेट कट हुआ इसका बेनिफिट आपको आने वाले क्वार्टर्स में बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस में देखने को मिलेगा। खास तौर पर एनबीएफसी कंपनीज जिनके जो लोन है वो फिक्स रेट पर है, जैसे कि श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम, इनका एक बड़ा प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स रेट पर ऑपरेट करता है, और इनको इसका काफी बेनिफिट निम्स में देखने को नजर आएगा। लेंडिंग एनवायरनमेंट काफी इंप्रूव होगा, क्योंकि जिस तरह से सीआरआर कट इन्होंने कहा है कि 100 बेसिस पॉइंट को का कट है 25-25 बेसिस पॉइंट करके, इसका लिक्विडिटी में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ की एडिशनल लिक्विडिटी मार्केट के अंदर में इंजेक्ट की जाएगी, और जो लेंडिंग एनवायरनमेंट को इंप्रूव करेगी। तो मैं समझता हूं कि ये बैंकिंग फाइनेंशियल की जो पोजीशंस है ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। प्राइवेट बैंक्स बहुत अच्छा करेंगे, पर जैसे हमने पिछली बार कहा था जब 74 चल रहा था पीएसयू बैंक का ईटीएफ, कि पीएसयू बैंक्स अब यहां पर पे एक अच्छे आउट परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे वैल्यूएशन की भी कंफर्ट अच्छी है, 0.8-0.7 टाइम प्राइस टू बुक पे कुछ छोटे बैंक्स ट्रेड कर रहे हैं, बड़े बैंक्स 1.1 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। लेंडिंग ग्रोथ का इन्वायरमेंट काफी अच्छा रहा है, और क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो बॉन्ड प्राइसेस में इजाफा होगा, जिसका M2M गेन सबसे अच्छा पीएसयू बैंक्स को नजर आएगा, जिसके चलते हमें लगता है कि पीएसयू बैंक का जो ईटीएफ है वो हमारी टॉप पोजीशन रहेगी विद इन पूरे बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस के अंदर में। तो ये हम कंटिन्यू ओवरवेट रख रहे हैं। नहीं, याद है मुझे पीएसयू बैंक ईटीएफ 74-75 पे था स्क्रीन पे जब चतुर्मोता साहब ने लास्ट वीक ही मेंशन करा था। 80 पे है मेरे ख्याल से, तब तो 90 के टारगेट्स को अप्रोच कर रहे थे। तो बने रहिए, यही सबसे प्रेफर्ड आइडिया है। अच्छा, दूसरा चतुर्मोता साहब आप आने वाले थे तो एक जहन में सवाल था, इस समय तो सबके रडार पे वो मोमेंटम स्टॉक्स,
मतलब हटते ही नहीं आंखों से। अब ये मोमेंटम स्टॉक जैसे कि कैपिटल मार्केट स्टोरीज, इन्हें कैसे अब ये क्या है, एक बहुत थिन लाइन होती है बबल और मोमेंटम के बीच में, पता नहीं कब उस ट्रेजेक्टरी को हिट कर जाए। ऐसे में एक तो किस स्टेज पे खड़े हुए हैं ये मोमेंटम प्लेज, और फ्रेश अप्रोच क्या होगा इनको लेकर। तो ये क्या वो टाइगर की सवारी टाइप हो गया मामला, समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो आशीष देखिए, डेफिनेटली प्राइस बिहेवियर काफ़ी स्ट्रांग रहा है और हमने इनकी चर्चा भी कई बार की अलग अलग समय पे, कभी बीएससी, कभी एमसीएक्स, कभी नुवामा जैसे प्लेयर्स और सीडीएसएल जैसे प्लेयर्स की चर्चा हुई है। प्राइस मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग आया है, तो डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड जरूर बिगड़ चुका है, बट क्या इससे लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री फंडामेंटल चेंज हो रही है, उसमें हमारा मानना है कि अभी भी, जैसे हमने लास्ट आपके यहाँ शो पे चर्चा की थी, एज अ डिस्क्लोजर भी था कि एमसीएक्स हमारी पोजीशन है, वहां पर पे हमने काफी हमारा एक अच्छा पोजीशन हमने बनाई और हमें लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अभी देखिए इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स जो है वो ट्रेड होना शुरू हो जाएंगे। सिल्वर के अंदर में जिस तरह के अपमूव्स देखने को नजर आ रहे हैं, गोल्ड के अंदर में तेजी देखने को मिल रही है, तो हमें लगता है वॉल्यूम एक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग एमसीएक्स में होती हुई नजर आएगी। तो ये जो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस है, चाहे देखिए अब आईएक्स के अंदर में आप थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, तो प्लेटफॉर्म बिजनेस है और कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग है वो काफी अच्छी अब वापस से प्लेटफॉर्म पे होना शुरू हुई है, तो उसका भी वॉल्यूम हमें लगता है 14-15% की ग्रोथ आईएक्स में वॉल्यूम ग्रोथ देखने को नजर आएगी। तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे एक अच्छी मेरे ख्याल से तेजी बनी रहेगी और हम अभी भी हमें लगता है कि एमसीएक्स, नुवामा जैसी जो कंपनीज है वो काफी अच्छा कर रही है। नुवामा के नंबर्स आए, जबरदस्त ग्रोथ इस क्वार्टर में हमें देखने को नजर आ रहा है और जिस तरह से एआई का यूज ये कंपनी कर रही है, मुझे लगता है आने वाले समय में वेल्थ मैनेजमेंट पे भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट इनको लॉन्ग टर्म में देखने को नजर आएगा। तो हम तो अभी भी ओवरवेट पोजीशन लेकर पूरे कैपिटल मार्केट्स की थीम में बने हुए हैं। ऑल राइट आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब स्टॉक्स पर बात करने के लिए। वैसे आशीष अटेम्प्ट मत करना वो टाइगर की वो सवाल, नहीं, वो तो आप रिसेंट वीडियो देख पूरा फंस जाऊंगा। वो सेल्फी लेने के चक्कर में वो फुकेत में जो हुआ वो क्या बोला, वो एकदम हॉरिफाइंग इंडियन ही था शायद वो पीछे। इंडियन ही था वो। हाँ चलिए, खैर एक काम करते हैं, अब इस शो को यहीं समेट लेते हैं और एक ब्रेक के बाद कंचन और श्रेया आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।